हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? आई होप जो प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था वो सब चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई हो। और इसके रिगार्डिंग जो भी आपके इश्यूज या क्वेरीज हैं आप वो मैसेज कर सकते हैं मैम को। एंड आफ्टरवर्ड्स जो भी क्वेरी होगी मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। मैं एक बार आपको ब्रीफली रिकॉर्ड बताना का एक बार डिस्कस करना चाहूँगा बाकी सारे टॉपिक्स जो कि अपन ने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस किए थे। स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। कैपिटल आपको पता ही है, जैसे बताया आपको, जो बेसिकली अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में उसको कैपिटल बोला जाता है। सिमिलर सेंस में अगर आप पर्सनल यूज के लिए कुछ फंड्स विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस से, उनको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। और जो विड्रॉल किया जाता है दैट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर पर्सनल यूज, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए ही काम में आनी चाहिए। अब बेसिकली नेक्स्ट अपने पास में आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मैंने एक सिंपल सेंस में बात बताया था, गिव एंड टेक का। गिव एंड टेक बेसिकली क्या होता है, आप किसी से कुछ मांगते हैं या किसी से कुछ लेते हैं, बदले में उसको कुछ आप दे रहे हैं वापस, तो वो एक ट्रांजेक्शन होता है। नॉर्मली अगर सेंस में बात करें, अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, और जस्ट सपोज अगर आप किसी शॉप पे जाके उसको एक रजिस्टर के लिए डिमांड करते हैं कि आई वांट अ रजिस्टर और आई वांट अ पेन, तो आप क्या करेंगे? आपको पेन का नीड था, आपने पेन परचेज किया, तो जैसे ही आपने तो शॉपकीपर से, ये शॉपकीपर है और एक यहाँ पर ये आप है, ये आपको पेन देता है, बदले में आप उसको क्या देंगे? पेन का जो प्राइस होगा वो उसको आप पे करेंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है बेसिकली, इसको अपन एक ट्रांजेक्शन बोला जाता है। ये जो लेन देन हुआ है इसको अपन ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। तो यानी ट्रांजेक्शन के अंदर एक बात समझ में आती है कि इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर होना चाहिए, इकोनॉमिक टर्म्स में। मैंने भी आपको जो बताया कि जैसे ट्रांजेक्शन शुड बी ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर। फाइनेंशियल का मतलब भी इकोनॉमिक टर्म बोल सकते हो या मनी फॉर्म के अंदर हो सकता है। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि क्या हो गया, मनी या मनी वर्थ इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। पेन था, उसके अंदर भी मनी इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ तक ये 4 पॉइंट्स अपने क्लियर हो गए। आज अपन जो बात करेंगे असेट्स क्या है। अपन ने कल जाना था कि जिस पे पर्टिकुलर आप अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, जिस पे आप अपना अधिकार रखते हैं, या जिसको आप बोल सकते हैं जिसके लिए आपने कुछ पे किया है उसको एक्वायर करने के लिए, वो आपकी एसेट बन जाती है। आज के सेशन में अपन असेट्स के टाइप्स वगैरह और लाइबिलिटीज के टाइप्स डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटीज के बारे में अपन ने ये बात करा था, बेसिकली ये वो पार्ट होता है जिसका ओरिजिनल जो राइट है वो किसी अदर पर्सन के पास में होता है। यानी लाइबिलिटीज आर दोस विच ओड टू योर क्रेडिटर्स। आप अपने क्रेडिटर्स को, यानी जिससे आप अपना अमाउंट या उधार ले रखा है उसको आपको ये पे ऑफ करना होता है, उसका बेसिकली इसका राइट होता है। फिर नेक्स्ट आता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी अपन बिजनेस यूनिट को बोला जाता है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अकाउंटिंग के फॉर्म में या कॉमर्स के डेफिनेशन में अगर बात करें, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये बातें अपन ने डिस्कस करी थी काना का, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था। इसके अलावा और भी बथेरे एग्जांपल्स होते हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं या जिनको आप अपने डेली रूटीन के अंदर काम में ले सकते हैं। मैं अगर आप लोगों से एक चीज चर्चा करना चाहूँ, तो जो बेसिकली अपन डिस्कस कर रहे हैं विल डिस्कस इन क्लास ऑल्सो वेन एवर द लॉकडाउन इज ओवर। अपने जो रेगुलर क्लासेस जब स्टार्ट होगी, एक बार इसको बहुत अच्छी तरह से दोबारा से अपन कंसिडर करेंगे। मैं आप लोगों को फिर भी एक बात बताना चाहूंगा, जो बुक अगर अभी तक आप लोगों ने बुक परचेज नहीं किया है, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज द बुक। आप बुक परचेज करें, डीके गोयल, जो मैं आपको पहले सजेस्ट कर चुका हूँ। डीके गोयल जो है, अगर आप न्यू परचेज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मैं आप लोगों को एक बार इसका पेपर पैटर्न बताऊंगा, तो अभी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता पा रहा। तो अगर मैं बाद में अगर डिस्कस करूँ इस पेपर पैटर्न के बारे में, तो मैं आपको एक छोटा सा अगर इसमें मैं हिंट अगर दूंगा पेपर के बारे में, तो पेपर के अंदर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 32। अब 32 क्वेश्चन जो है बाइफ्रिकेटेड है आपके 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स
6 marks एंड 8 मार्क्स। ये इन बेसिस पे आपके सारे मार्किंग सिस्टम बेस्ड है। 20 क्वेश्चंस आप लोगों के पास में आएंगे 1 मार्क्स के। उसके अलावा 2 क्वेश्चंस आएंगे इसमें 3 मार्क्स के। फिर उसके बाद में 5 क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के। 3 क्वेश्चंस आएंगे 6 मार्क्स के और 2 क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हिसाब होता है दैट इज द 32 क्वेश्चन। जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ आते हैं, तो ये जो 20 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 1 मार्क ईच, ये बेसिकली क्वेश्चंस जो होंगे वो 4 पैटर्न्स पे होंगे। फर्स्ट आता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेकंड इसके अंदर आते हैं फिलअप्स। थर्ड आता है इसमें ट्रू फॉल्स। और फोर्थ आता है इसमें मैच दी फॉलोइंग। ये जो 4 पैटर्न है एमसीक्यू या जो 1 मार्क्स वाले, ये अभी तक पुराने बुक में नहीं है। लास्ट ईयर ही ये पैटर्न ऐड हुआ है और बुक्स पहले आ चुकी थी मार्केट में। दैट इज वाई ये लास्ट ईयर के बुक्स के अंदर कंसिडर नहीं हो पाए थे। बट इस सेशन से ये सारा जो पैटर्न है चेंज हो चुका है और इन क्वेश्चंस को आपको अपने बुक के अंदर देखने को मिलेगा। तो दैट इज वाई डीके गोयल का जो नया एडिशन है वो आप लोगों के लिए वर्थवाइल होता है। अच्छा, चलो अब मैं अपने कंटेंट के बारे में बात करते हैं। आज अपन जो अपना फर्स्ट टॉपिक अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं असेट्स के लिए। असेट्स क्या होती है अपन ने डिस्कस किया था, ऑन विच वी कैन क्लेम आर ओन राइट्स। जिस पे आप अपना राइट क्लेम करते हैं वो आपके लिए क्या बन जाती है, बेसिकली असेट बन जाती है। अब जो असेट्स होती हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ असेट। अपन जो बात करेंगे दैट इज दी टाइप्स ऑफ असेट। अब असेट कितने टाइप की होती है, कौन कौन से उसके नेचर होता है, मैं आपको डिस्कस करूंगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ असेट इन अ बिजनेस। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के असेट्स होते हैं। फर्स्ट, नॉन करंट एसेट। सेकंड, करंट एसेट्स। थर्ड होता है आपके पास में फिक्टिशियस एसेट्स और इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल एसेट्स। अब करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, ये क्या होते हैं, मैं इनके बारे में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट मैं बात करता हूं नॉन करंट एसेट को। नॉन करंट एसेट्स को अपन दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। इनको क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म एसेट बोला जाता है। अब मैं नॉन करंट एसेट की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स? दोज एसेट्स which are associated
which are associated with business for a period of more than 1 year। अगर कोई असेट आप लोगों के बिजनेस के साथ अगर उसका एसोसिएशन 1 साल से ज्यादा अगर होता है तो वो आपकी क्या होती है, नॉन करंट असेट होती है। मोर देन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मैं बात कर सकता हूँ, कई कई जगह इसको 1 ईयर की जगह मोर देन 5 ईयर भी बोला जाता है। अगर 1 ईयर को अगर मैं बात करूं तो इसको अपन कई जगह कई ऐसे डेफिनेशंस में इसको 5 ईयर्स भी बोला जाता है। अब वो 1 ईयर और 5 ईयर्स ये इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इनकम टैक्स एक्ट के बेसिकली अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1962, असेट का नेचर बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप से बताया है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो होता है अप टू 1 ईयर तक का टाइम पीरियड। मिड टर्म होता है मोर देन 1 ईयर बट अप टू 5 ईयर्स। और लॉन्ग टर्म के लिए ये होता है मोर देन 5 ईयर्स। तो इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे आपकी एसेट का नेचर इन 3 कैटेगरीज में आता है, बट अपन यहाँ पे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म को एक ही काउंट कर लेते हैं और यहाँ शॉर्ट टर्म को सेपरेट कर दिया जाता है। जो कि इसी वजह से अपन यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट का जो पार्ट है उसके लिए मैंने आपको 1 ईयर का सेगमेंट बताया गया है। अब कौन सी नॉन करंट एसेट होती है या कौन सी आपके पास में शॉर्ट टर्म एसेट होती है, ये अपन डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि ऐसी एसेट जिसका टेन्योर या जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर हो, वो मेरी कौन सी बन जाती है, नॉन करंट एसेट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, जो फर्नीचर होता है अपने यहाँ पे, फर्नीचर आप घर के अंदर देखते हैं, बिजनेस के अंदर देखते हैं, सब जगह जो भी अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई एक हाउस होल्ड हो, वहाँ फर्नीचर अवेलेबल होता है। फर्नीचर अपन जो भी परचेज करके लेकर आते हैं उसको चेंज करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो फर्नीचर अपन एक पीरियड के बाद में, एक लंबे पीरियड के बाद में जब चेंज करते हैं तो वो फर्नीचर बेसिकली कौन से नेचर की एसेट बन जाती है, नॉन करंट एसेट। आपके घर के अंदर आप कई ऐसी एसेट्स देख सकते हैं जो आपके बर्थ से पहले से है ना। तो वो एसेट्स कौन सी हो गई बेसिकली अपने लिए, नॉन करंट एसेट। इसके अलावा कोई बिल्डिंग, इसके अलावा किसी तरह की कोई प्लांट एंड मशीनरीज जो होती है बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर, तो ये सब चीजें जो होती है वो कौन सी कैटेगरी की एसेट्स काउंट होते हैं, नॉन करंट एसेट। आ रही बात समझ में। अब उसके बाद में जब मैं सेकंड अगर बात करूं, नॉन करंट एसेट के बाद में सेकंड आता है अपना करंट एसेट। अगर मैं अपने करंट एसेट के बेसिकली अगर मैं बात करूं तो करंट एसेट को अपन बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म एसेट।
क्या बोला जाता है करंट एसेट को? शॉर्ट टर्म एसेट, जिसका टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है? अप टू 1 ईयर हो, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं टाइम पीरियड बिलोंग्स टू वन ऑपरेटिंग साइकिल। अगर एक ऑपरेटिंग साइकिल तक का अगर अपने पास में कोई एसेट होती है, वो मेरी करंट एसेट्स के नेचर में काउंट होती है। अब मैं जैसे बात करूं फॉर एग्जांपल, सबसे नंबर 1 अपनी करंट एसेट होती है वो कैश या फिर बैंक बैलेंस। अब कैश या बैंक बैलेंस मेरे लिए शॉर्ट टर्म कैसे? जस्ट सपोज आपके पास में कैश में रखा है 2,000 रुपए का एक नोट रखा है, जिसके सीरियल नंबर आपके पास में 1 2 3 4 5 है, जस्ट सपोज। अब आपने इसको मार्केट में स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक है। अगेन कुछ टाइम पीरियड बाद में आपके पास में फिर से 2,000 रुपए का नोट आया। अब इस 2,000 के नोट पे अब आपके पास में जो मार्क, वो जो नंबर थे वो थे 3 4 5 6 थे। अब यहाँ पे 3 4 5 6 7 ये मार्क्स, यहाँ पे ये नोट नंबर थे। अब मुझे बताओ, है भले ही मेरे पास में ये करेंसी 2,000 रुपए की, ये भी 2,000 का नोट है, ये भी 2,000 का नोट है, बट ये 2,000 का नोट का सीरियल नंबर अलग है, इस नोट का सीरियल नंबर अलग है। तो क्या 2,000 का नोट सेम हुआ क्या? ये नहीं ना, डिफर हो गया। तो जैसे ही आपका नेचर अगर बदल जाए, तो वो असेट आपके लिए क्या बन जाती है? करंट असेट बन जाती है। अपार्ट फ्रॉम कैश और बैंक, अब बैंक बैलेंस में कैसे मेरे पास होता है? ये मेरा बैंक बैलेंस है। मैं अगर बात करता हूं इधर, आज 1 अप्रैल है 2020, जस्ट सपोज 1 अप्रैल 2020 को मेरे अकाउंट में 100 रुपए थे। मैंने 1 जुलाई 2020 को जब मैंने चेक किया, तब मेरे अकाउंट में रुपए थे मान लो 114। मैंने जब इसको और लेटर डेट्स पे चेक किया, तब हो गया मेरे पास में 102। तो ये ऐसे मेरे पास में चेंजेस होते गए। जब स्टार्ट किया 100 था, फिर उसके बाद फ्लक्चुएशन आया, फिर उसके बाद में और इंक्रीमेंट हुआ, फिर अगर डिफ्लेशन हो गया तो 90 भी रह गया। तो ऐसी सिचुएशन मेरे पास में जब चलती जाती है, तो बैंक बैलेंस भी आपके पास में फिक्स सिनेरियो में नहीं रहा, वो भी फ्लक्चुएट होता गया। तो इस फ्लक्चुएशन के बेसिस पे बैंक बैलेंस भी मेरी कौन सी एसेट काउंट हो जाती है? करंट एसेट काउंट होती है। अपार्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस, आपके पास में नेक्स्ट जो एग्जांपल अपन ले सकते हैं, वो ले सकते हैं स्टॉक। स्टॉक आपके लिए वो पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको आप बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, या जिससे आपके बिजनेस की इनकम रोटेट में आती है, रोटेशन में होती है। तो स्टॉक भी क्या होता है? आप रॉ मटेरियल या जो भी स्टॉक है, आप परचेज करोगे, फिर उसको सेल करोगे, फिर आप परचेज करोगे, फिर उसको आप सेल करते रहोगे, और ये सिचुएशन आपकी चलती जाएगी। तो पर्टिकुलर जो भी स्टॉक आपके पास में अनसोल्ड रहता है, जिस दिन आप अपना स्टॉक का वैल्यूएशन या जो स्टॉक वेरीफाई करते हैं, उस दिन वो स्टॉक नहीं होता है जो फर्स्ट डे आपके पास में था। तो स्टॉक भी क्या है? अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम या विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ स्पेंड वो चेंज होता जाता है। तो इसलिए स्टॉक भी कौन सी एसेट बन जाती है आपके लिए? करंट एसेट बन जाती है। अब इसके बाद में एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे अपन खत्म करें, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको अपन कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं जो बात करूं, लास्ट जो आता है थर्ड नंबर पे, फिक्टिशियस एसेट्स या फिर नॉमिनल एसेट्स।
जो फिक्टिशियस असेट्स या जो नॉमिनल असेट्स हैं, दोज असेट्स which are which are not convertible into cash. Those assets which are not convertible into cash, वो आपके फिक्टिशियस या फिर नॉमिनल असेट्स होती हैं। ऐसी वो असेट्स जिसको आप कैश में दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सब के पास में जियो का फोन है, सब घर में, सभी के घर के अंदर जियो के फोन है, और एक में कई सारे कनेक्शंस होते हैं। इसके अलावा और भी कई फोन या और भी कई ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग जो कंपनीज हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, उनके आपके पास में कनेक्शंस होते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं जियो का। अब आपको इसमें पता है हर 2 महीने 3 महीने के बेसिस पे या टाइम पीरियड में आपको छोटा छोटा अमाउंट का कुछ रिचार्ज करवाना जरूरी है। अब एक चीज बताएं, अब रिचार्ज आपने अपने फोन में कराया, तो हु विल कंज्यूम द सर्विसेज ऑफ दैट रिचार्ज? आपने अगर रिचार्ज करवाया है, मान लो 2 GB पर डे आपको डेटा मिलता है, तो वो 2 GB पर डे कंज्यूम करने का राइट भी किसका हो गया? आपका राइट हो गया। तो ये रिचार्ज अब आपके लिए क्या बन गया? असेट बन गया। बन गया या नहीं बन गया? अब अगर मान लो आपको कल को अगर आपको अपनी असेट बेचनी पड़े, तो आप क्या कर सकते हो? असेट को अगर बेचना है तो आपके पास में अब यहाँ पे 2 असेट्स हैं। कौन कौन सी 2 असेट्स हैं? तो पहली असेट तो आपके पास में मोबाइल, और दूसरी असेट आपके पास में सिम। ठीक है ना? मैं बोलता हूं यहाँ 2 असेट्स नहीं, यहाँ पे 2 से ज्यादा असेट है। तीसरी असेट आपके पास में हो जाता है उस सिम के अंदर आपने किया गया, आपके लिए आपसे किया गया रिचार्ज। तो फोन या जो मोबाइल फोन है, इट कैन बी सेलेबल इन द मार्केट, ये सेलेबल आइटम है और ये कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर मान लो आपका सिम कार्ड है, तो क्या सिम कार्ड आप मार्केट में सेल कर सकते हैं क्या? नो। ये आपके नाम से रजिस्टर्ड होता है। इट कैन नॉट बी सेल टू डायरेक्टली टू दी मार्केट। ये बाजार में कभी नहीं बिकता। सिमिलर सेंस पे अगर सिम कार्ड अगर कोई नहीं खरीद पाता, आपका सिम कार्ड अगर आपके नाम से रजिस्टर्ड है, तो वो मैं नहीं खरीद सकता, मेरा सिम कार्ड आप नहीं खरीद सकते। तो इसी बेसिस पे उस पर किया गया रिचार्ज भी आपके लिए क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल होता है। नॉन कन्वर्टेबल इनटू कैश फॉर्म। वो कैश की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई ये कौन सी असेट हो जाती है मेरे लिए? नॉमिनल असेट बन जाती है। अब इसके एग्जाम्पल में अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एग्जाम्पल देखा जाए, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो किया गया होता है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है नॉमिनल असेट्स के लिए। अब वो कौन से कैसे इसमें अपन इसको असेट बोल सकते हैं? जस्ट सपोज अगर किसी बिजनेस ने अपने कुछ बैनर्स पब्लिश करवाए, बड़े बड़े बैनर आप लोग देखते हैं रोड साइडेड लगे होते हैं, किसी ऑफिस के बाहर लगे होते हैं, आपकी गलियों के अंदर लगे हुए होते हैं। तो जो ये बैनर्स लगे हुए हैं, ये किसके लिए हैं? ये किसके हो गए बैनर? पर्टिकुलर उस बिजनेस के। तो ये जो बैनर बेसिकली अपन देखते हैं जो दुकानों में, घर के रोड साइडेड में, कहीं पे भी जो बैनर्स है, ये बेसिकली क्या है? एडवर्टीजमेंट है। और इस बैनर्स पर राइट किसका है? हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट बैनर? जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको प्रिंट करवाया है। तो ये जो बैनर यहाँ पर है, ये बैनर आपके लिए कौन सी एसेट बन जाते हैं? नॉमिनल एसेट। क्यों? क्योंकि अगर इस बैनर को आप सेल करना चाहोगे, तो नो वन इज गोइंग टू यूज दैट बैनर्स। जस्ट सपोज अगर जियो ने अपना कोई बैनर बना लिया, तो उसके अगर मान लो ये बैनर एक्स्ट्रा रह गए या इनके ये बैनर अब काम के नहीं है, तो क्या ये
एयरटेल वाले काम में ले सकते हैं क्या? मान लो आपकी शॉप है, कोई स्टेशनरी की आपकी शॉप है, अब आपने अपनी शॉप के लिए कुछ बैनर्स, कुछ प्रिंट मीडियाज आपने कोई पब्लिश करवाए, अगर आपके लिए कंज्यूम नहीं हो पा रही, तो एक्स वाई जेड दूसरी कोई भी स्टेशनरी की शॉप है, क्या वो उसको काम में ले सकता है? या इस स्टेशनरी पे लिखा हुआ है, मान लो राज बुक डिपो, तो राज बुक डिपो का जो बैनर है वो क्या रमेश बुक डिपो ले सकता है क्या? भाई शॉर्ट फॉर्म में तो ये भी आरबीडी हो गया, शॉर्ट फॉर्म में ये भी आरबीडी हो गया, बट ये आरबीडी रमेश बुक डिपो है और ये आरबीडी राज बुक डिपो है। तो एडवर्टीजमेंट में किया गया खर्चा या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी किया गया इन्वेस्टमेंट अगर होता है, वो मेरा कौन सा असेट कन्वर्ट हो जाता है, किस असेट में कन्वर्ट हो जाता है? वो नॉमिनल असेट, या फिर इसको बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है उसका, फिक्टिशियस असेट्स। आई होप यहाँ तक ये बात आप लोगों को समझ में आई हो। अब जैसे कि अपन ने बात करी असेट्स को लेके, वैसे ही अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट लाइबिलिटीज को लेके। लाइबिलिटीज के लिए अपन ने जो प्रीवियस क्लास था या जो प्रीवियस अपना वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था, ऑन विच वी कैन नॉट क्लेम आर ओन राइट्स, वहां पे आप अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूं कि लाइबिलिटीज के जो टाइप्स हैं, लाइबिलिटीज के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, नॉन करंट असेट, सॉरी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और सेकंड आता है करंट लाइबिलिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे नॉन करंट असेट था वैसे ही नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। इसका दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और इसका दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अब जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होते हैं वो क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो जिनको आपका रीपेमेंट अमाउंट शुड बी रीपेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो कौन सी असेट, वो कौन सी लाइबिलिटीज हो जाती है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये यहाँ पर होता है। अब इसका अपोजिट में क्या हो जाता है? करंट लाइबिलिटीज, यानी अमाउंट रीपेड
इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 1 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये मेरे लिए जो है नॉन करंट करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं ये अपन डिस्कस करते हैं। इसका जो बेसिकली एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं बैंक लोन। आप लोग देखते हैं बैंक से बड़े बड़े लोन्स लेके जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद में रीपे करते हैं। तो बैंक लोन अपने लिए क्या हो गए, नॉन करंट लायबिलिटीज का एग्जाम्पल हो जाता है। और इस केस के अंदर जो अपने लिए एग्जाम्पल होते हैं वो अपन क्या बोल सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल सकते हो। और बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक सेकेंड आप ये इसको कंसिडर करें। यस गाइस, जो अपना बैंक ओवरड्राफ्ट की जो बात हो रही थी, बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है, आपने कुछ अमाउंट जो बैंक से बोरो कर लिया होता है फॉर शॉर्ट टर्म टाइम में। जस्ट सपोज आपका जो बैंक अकाउंट है बिजनेस का, उसके अंदर अगर आप लोगों का पास में मान लो 1 लाख रुपीज आप लोगों का ऑलरेडी सबमिटेड है। इफ यू वांट रुपीज 1.25 लाख, तो बैंक आपको क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करने की परमिशन दे देगा। तो जो आपके पास में 25,000 रुपीज का एक्सेस अमाउंट है, इफ यू आर विड्रॉइंग सच 25,000 रुपीज, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवर मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकालना। तो बैंक से जब आप ज्यादा अमाउंट निकाल लेते हो, आपका जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है या जो एक परमिटेड अमाउंट है उससे बियॉन्ड कैपेसिटी से अगर आप निकालते हो, तो वो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आया हो। तो बेसिकली ये आपके पास में करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं, और इसी के बेसिस से आपका अकाउंटिंग जो टर्म्स है आगे कंटिन्यू चलता जाता है। देखो बेसिकली अपन जो ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए किसके लिए है या क्यों ये इन चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका रीजन ये है आपको कुछ टर्म्स से मैं फैमिलियर करवा सकूं। आप लोगों का जो अकाउंटिंग पार्ट है ये अभी तक प्रॉपर वे में समझना जरूरी है। तो कुछ टर्म्स अगर आपकी फैमिलियर बन जाएगी, या अगर किन टर्म्स के साथ में आप फैमिलियर हो जाओगे, तब आप अकाउंट्स को समझने में बहुत आसानी होगी आप लोगों के लिए। तो एक बार अपन इसको यहीं तक कंक्लूड करते हैं, यहीं पे तक इसको एक बार कंसिडर करते हैं। रेस्ट ऑफ दी जो भी डिटेल्स है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन इस वीडियो को आप दोबारा से देखें, अच्छे तरह से इसको कंसिडर करें। आपको अगर कुछ नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो नोट्स प्रिपेयर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों को के साथ में ऑलरेडी शेयर कर रखी है, उन पीडीएफ फाइल्स के अंदर ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। वहां पे एक बुकिश लैंग्वेज है, एक फॉर्मल लैंग्वेज है, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। और जो मैंने लैंग्वेज यूज किया है ये अपनी ओन लैंग्वेज है, जिससे अपन उन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कंसिडर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप सेफ, स्टे सेफ, एंड प्लीज बी एट योर होम ओनली। थैंक यू।